हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टारगेट आईटीआई एग्जाम। और जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल, वो इतने धांसू और ज़बरदस्त होंगे जो आपको दूसरे लड़कों से एक कदम आगे कर देंगे। तो ऐसी ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स आज बताऊंगा, तो लेक्चर को पूरा देखना और स्किप मत करना, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारा कि ये तीन हमारे रजिस्टेंस है और इनका हमें इक्विवेलेंट रजिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट रजिस्टेंस। लेकिन इसमें एक बात है, वो क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट हुआ है ना, शॉर्ट सर्किट हो रखा है कि नहीं। अब इसका तुम कैसे पता लगाओगे कि कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है? तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या कहती है, देखो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे भाई, है ना, और वहां आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप इन्हें सोल्व करने बैठ जाओ, है ना। तो वहां ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे? शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सोल्व होंगे, है ना। और उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, देखो जहां भी हमारी ब्रांचेस शॉर्ट सर्किट हो रही हैं, यानी कि एक यहां और यहां, है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों पॉइंट हमारे क्या है, इक्विपोटेंशियल है, यानी कि यहां पे पोटेंशियल वोल्टेज एक समान है ना, और यहां वोल्टेज हमारी क्या है, एक समान है, ठीक है। तो हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 और 4, ठीक। तो जो हमारी इक्विपोटेंशियल टर्मिनल है उन्हें एक जगह लिख लो 1 और 3, ठीक है। अब जो हमारे दूसरे इक्विपोटेंशियल टर्मिनल है उन्हें एक जगह लिख दो 2 और 4, ठीक है। अब देखो जरा, 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1, तो एक ये रहा और 2 ये रहा, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1, ये लगा दो R1, ठीक है। अब देखो 2 और 3 के बीच में एक लगा हुआ है R2, तो 2 ये रहा और 3 ये रहा, इनके बीच में क्या लगेगा, यहां पे R2 लगेगा, ठीक है, ये लग गया R2, ठीक। अब इसके बाद है R3, 3 ये रहा और 4 ये रहा, तो 3 ये रहा और 4 ये रहा, तो यहां क्या लगेगा हमारा R3, है ना। ये हो गया सोल्व क्वेश्चन, हो गया ना सोल्व क्वेश्चन। अब देखो ये या तो ऐसे था या फिर ऐसा हो गया, है ना। यहां तो मैं देखने में ये बहुत हार्ड लग रहा होगा कि भाई कैसे होगा, लेकिन जैसे ही शॉर्ट ट्रिक आई, क्या शॉर्ट ट्रिक आई कि भाई जो भी इक्विपोटेंशियल है उनकी नंबरिंग करके उन्हें एक साथ लिख दो, ये लिख दिया। और अब तीन रेजिस्टेंस हैं जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R/3। और ये कैसे हुआ कि मान लिया हमने कि अगर ये हमारे जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो एक समान वैल्यू के हैं, है ना, तो इसका R इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट होगा हमारा R/3 आंसर। बस ये था, ठीक है। तो ये है हमारी इसकी शॉर्ट ट्रिक कि भाई जो भी हमारे इक्विपोटेंशियल टर्मिनल हैं उन्हें क्या मान लो, एक पॉइंट मान लो, ठीक है, और इनकी नंबरिंग करके 1 और 2 एक साथ, 1 और 2 2 3, कहां है 2 2 और 3, ये लगा दिया यहां पे मैंने, ठीक है, और 3 4 3 4, और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया, ठीक है दोस्तों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है और उसे एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है ना, एक उसके व्यास के किन्हीं दो बिंदु के बीच प्रतिरोध होगा। यानी कि ये कह रहा है कि भाई एक हमारा वायर है ना, ए और बी, और उसका रेजिस्टेंस कितना है, 16 ओम है। अब इसे हमने क्या कर दिया, एक वृत्त बना दिया, ऐसे वृत्त बना दिया, गोला कर दिया इसका, है ना। अब क्या किया है कि किन्हीं दो बिंदु के बीच में क्या करना है, हमें इसका प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। तो अब देखो ये कैसे होगा, जब एक तार का प्रतिरोध कितना था, 16 था, है ना। अब हमने इसे क्या कर दिया, एक वृत्त बना दिया, ठीक। तो वृत्त बना दिया यानी कि क्या हो गया कि आधा प्रतिरोध तो यहां लग गया होगा और आधा प्रतिरोध हमारा कहां लग गया, ये लग गया यहां पे ऐसे, ठीक है। और उसने क्या कहा कि भाई उसके व्यास के किन्हीं दो बिंदु के बीच, व्यास हमारा ये है ना, अगर ये केंद्र बिंदु मान लूं तो ये केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी तो क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, और अगर इसे पीछे बढ़ा दूं तो ये क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, ठीक है भाई। तो ये व्यास के हमने दो बिंदु ले लिए और इनके बीच में, यानी कि ये क्या करा कि भाई एक तार था, उसका ऐसे गोला बनाओ और उसे ऐसे खींच दो। तो जब तुम उसे ऐसे खींच दोगे गोला बना के, है ना, तो क्या होगा, दो लाइनें ऐसे आ जाएंगी, है ना, ऐसे आ जाएंगी। मान लो एक गोला बना दो तुम ऐसे करके, ऐसे गोला बना दो और इसे ऐसे खींच दो पकड़ के, एक इधर से एक इधर से ऐसे खींच दो, तो क्या हो जाएगा, चपटा टाइप हो जाएगा। तो ये भी ऐसे ही बना दिया,
है ना। तो क्या होगा कि भाई 16 यहाँ है, 16 था टोटल, है ना। तो जब 16 टोटल था तो 8 ऊपर चला गया और 8 क्या हो गया हमारा, ये नीचे आ गया। अब देखो जरा, दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गए, और ये मैंने तुम्हें बताया था कि जब हमारे दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाएंगे तो उनका आर इक्विवेलेंट कितना होता है कि R/2 होता है, यानी कि 8/2, है ना। और 8/2 यानी कि कितना हो गया, 4 ओम हो गया। और 4 ओम यानी कि इसका आंसर क्या सही है, डी सही है ना। क्या सही है इसका आंसर, डी सही है। ठीक है भाई, तो इसे देखो जरा एक बार। आज तो धांसू क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपको दूसरे लड़कों से एक कदम आगे खड़ा करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि उच्च प्रतिरोध और निम्न धारा पाने के लिए बैटरियों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए। ये बैटरी का क्वेश्चन आ गया, है ना, कि भाई प्रतिरोध होना चाहिए उच्च और धारा होनी चाहिए निम्न, तो बैटरियों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए, यानी कि दो से ज्यादा बैटरियां हैं, अब उन्हें हमें जोड़ना है। अब देखो जरा तुम, अगर हमें उच्च प्रतिरोध चाहिए तो हमें कौन सा क्रम अपनाना पड़ता है, श्रेणी क्रम या पैरेलल, है ना। तो यानी कि देखो, अगर हमारे दो रेजिस्टेंस हैं, है ना, तो उनका रेजिस्टेंस कब बढ़ता है, तब वो श्रेणी क्रम में होते हैं, और जब वो पैरेलल में होते हैं तो उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है ना। तो यहीं से ट्रिक तुम समझ जाओ कि उच्च प्रतिरोध उच्च, यानी कि उच्च प्रतिरोध कब होगा, जब दो रेजिस्टेंस हमारे काहे में जुड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे, और जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहां करंट क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक कम हो जाती है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी कि श्रेणी क्रम, है ना। तो अगर हमारे पास दो से ज्यादा बैटरियां हैं और हमें प्रतिरोध उच्च चाहिए और धारा निम्न चाहिए, तो हमें कौन सी श्रेणी में जोड़ना पड़ेगा, उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इसका उल्टा हो जाता, है ना, इसका उल्टा हो जाता, उल्टा क्या हो जाता कि भाई लो रेजिस्टेंस और हाई करंट, अगर क्या हो जाता कि भाई लो क्या रेजिस्टेंस, है ना, और हाई क्या करंट, हाई करंट पाने के लिए हमें बैटरियों को किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, तो हमें कहां जोड़ना पड़ेगा भाई, पैरेलल में, है ना। इसे तुम ऐसे भी देख सकते हो, देखो जब हमारा कोई भी पैरेलल कनेक्शन होता है ना, तो यहां करंट को चलने के लिए कितने रास्ते हैं, I1, I2 और I3, यानी कि यहां करंट ज्यादा बह सकती है। ठीक है, करंट क्या बह सकती है, यहां ज्यादा बह सकती है, इसलिए ये जो सर्किट होगा हमारा, ये क्या के लिए होगा, हाई करंट के लिए, पैरेलल सर्किट हाई करंट के लिए। और जब ये सीरीज वाला आएगा, सीरीज वाला, है ना, तो यहां क्या हो रहा है, देखो सीरीज वाले में करंट तो एक ही बहेगी, करंट को चलने के लिए रास्ता ही नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, लो करंट। जो हमारा सीरीज सर्किट होगा उसमें क्या बहेगी, लो करंट बहेगी, और पैरेलल सर्किट में क्या फ्लो करेगी, हमारी हाई करंट फ्लो करेगी। ठीक है, और जहां लो करंट वहां रेजिस्टेंस हमारा क्या, रेजिस्टेंस हाई, है ना, और जहां हाई करंट वहां लो रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, तो ये समझो कि अगर हमें बैटरियां हैं, बैटरी, ठीक है, बैटरी, ठीक, तो दो से ज्यादा बैटरियां, अगर वो तुम्हें कह देता कि भाई हाई वोल्टेज पाने के लिए हमें बैटरियों को किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, किसके लिए, हाई वोल्टेज, तो काहे में जोड़ दे तुम, सीरीज में, पैरेलल में। अब पैरेलल में तो वोल्टेज एक समान रहती है, चाहे 10 रख दो, बैटरी पैरेलल में कनेक्ट कर दो, अगर एक 6 वोल्ट की बैटरी है तो 6 ही वोल्ट देगी वो, है ना। तो उसके लिए हमें काहे में जोड़ना पड़ेगा, सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें वोल्टेज बढ़ानी है तो हमें कनेक्शन कौन से में करने पड़ेंगे, सीरीज में, और अगर करंट बढ़ानी है तो काहे में करने पड़ेंगे, पैरेलल में। तो देखो इस एक क्वेश्चन से ही हमारे 6 क्वेश्चन हो गए, नहीं हो गए। क्वेश्चन भले ही एक था कि भाई उच्च प्रतिरोध और निम्न धारा पाने के लिए बैटरी को किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, तो ये मैंने तुम्हें बताया कि भाई उच्च, अगर प्रतिरोध उच्च है ना, तो लो करंट अपने आप हो जाएगी, और वो किस में बैठ रहा है, हमारा श्रेणी क्रम में बैठ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे श्रेणी क्रम में प्रतिरोध होता है तो वो बढ़ता चला जाता है, और यही हमें हाई रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, अगर इसका उल्टा हो जाता तो हम क्या कर देते, पैरेलल कर देते, है ना। और वहीं तुम्हें मैंने और भी बताया कि अगर वोल्टेज बढ़ानी होती, है ना, कि भाई 5-6 वोल्ट की हमारे पास 10 बैटरियां हैं, उन्हें जोड़ के अगर हमें 60 करनी है तो हम उन्हें सीरीज में कनेक्ट करते, ठीक। और अगर उनकी करंट बढ़ानी होती, वोल्टेज हमें सेम रखनी होती, तो हम काहे में कनेक्ट करते दोस्तों, पैरेलल में कनेक्ट करते। तो इसे एक बार समझने की कोशिश करना, ठीक है, और नहीं समझ आया तो एक बार मुझे कमेंट जरूर करना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी बिंदु से 1 सेकंड में 6.28
गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो विद्युत धारा का मान बताएं, है ना। अभी तक तुमने देखा है आवेश का मान हमें दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, लेकिन यहाँ हमें क्या दे दिया, अब इन्होंने हमें इलेक्ट्रॉन दे दिए, है ना। तो अब देखो, जो मैंने तुम्हें एक करंट का फार्मूला बताया था, वो क्या बताया था, I बराबर Q/T, है ना। और इसी के साथ मैंने तुम्हें Q भी लिखवाया था, क्या होता है, Q बराबर होता है NE, है ना, लिखवाया था ना। तो यहाँ यही वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला। तो n की वैल्यू इन्होंने कितनी दे दी हमें, 6.28 गुणा 10 की पावर 18, ये दे दी भाई, n की वैल्यू है ये। n बराबर कितना दे रखा, 6.28 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है इन्होंने हमें, 1 सेकेंड दे रखा है, ठीक है। तो ये n की वैल्यू हमने रख दी। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तुम्हें सबको पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम, और t की वैल्यू कितनी है, 1 है ना। यहाँ क्या रख देंगे हम, 1 रख देंगे, ठीक है। अब देखो जरा, इस बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे क्या, जहां पे केवल तुम्हें कैलकुलेशन ही करनी है ना। और कैलकुलेशन सही तब होगी जब तुम्हें ये पता होगा कि भाई Q बराबर हमारा NE होता है, ठीक है। इसलिए मैं तुम्हें ये क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि इसमें ट्रिक क्या है, यहां इन्होंने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दे दी, है ना। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तुम देखते रह जाओगे कि कहां रखनी है ना। Q में हम इसे रख नहीं सकते, तो कहां रखनी पड़ेगी, तुम्हें Q बराबर पता होना चाहिए कि Q बराबर NE होता है, ठीक है। अब देखो, ये 18 है, ये 19 है ना। तो ये 18 से ये 19 गई, कितनी रह गई यहाँ, गुणा 10 की पावर -1 रह गई बस, ठीक है। अब इसकी जैसे ही तुम गुणा भाग करोगे तो यहाँ 1 एम्पियर आ जाएगा, अपने मोबाइल में करके देख लेना, ठीक है ना। ये 10 की पावर -1 तुम कहोगे कहाँ चला गया, ये कहीं नहीं गया, इसे हमने क्या कर दिया, 6.25 दिया हुआ है ना, 28, है ना, ये दिया हुआ है, गुणा ये जो 10 की घात -1 थी, इसमें मल्टीप्लाई कर दी, तो ये जो 1.6 है, ये हो जाएगा 0.16 गुणा 0.16। अब इसकी गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, 1 एम्पियर, ठीक है भाई। तो ये याद रखना, इसका आंसर कौन सा सही है, बी सही है ना। क्या आंसर सही है इसका, बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना, कि 3 एक समान बल्ब श्रेणी में जुड़े हुए हैं, है ना, एवं वह m शक्ति खपत करते हैं। यदि बल्ब समांतर क्रम में संयोजित हों, है ना, तो अब उनकी हमें क्या बतानी है, शक्ति खपत कितनी करेंगे। इसका मतलब ये कह रहा है कि भाई 3 बल्ब हैं हमारे, है ना, ऐसे कर लो, बल्ब भी बना लो, ये बल्ब हैं हमारे 3, और इन्हें हमने सीरीज में लगाया है। तो अब ये जो शक्ति खपत कर रहे हैं, कितनी खपत कर रहे हैं, P बराबर M, तीनों मिलके, ठीक है भाई। और ये देखो कि शक्ति किसके बराबर होती है भाई, V²/R होता है, नहीं होता है, किसके बराबर है, M के। अब ये देखो कि मान लो अगर इनका तीनों एक समान बल्ब हैं, अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका भी R होगा और इसका भी R होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया इनका, 3R हो गया, नहीं हो गया, है ना। अब वो इसमें यहां रख दो जरा, M बराबर कितना हो गया, M बराबर V²/3R, ठीक है भाई। और यहां से V²/R बराबर कितना आ गया, 3M आ गया। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई अब 3 बल्ब हैं हमारे, अब हमने इन्हें काहे में कनेक्ट कर दिया, अब इन्हें हमने दोस्तों पैरेलल में जोड़ दिया। तो अब बताओ कि जो ये खपत कर रहे होंगे पावर, वो कितनी होगी, पहले की अपेक्षा कितनी हो गई, है ना। अब देखो, अब बल्ब तो वही है, अब तीनों का रेजिस्टेंस भी वही है ना। तो अब निकाल लो पावर कितनी होगी, P बराबर कितनी होगी भाई, V²/R होगी, है ना, V²/R होगी। लेकिन यहां R चेंज हो जाएगा, R यहां क्या चेंज हो जाएगा, एक मैंने तुम्हें फार्मूला बताया था कि अगर 2 से ज्यादा हमारे रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हैं और उनकी वैल्यू सेम है, तो उसका R इक्विवेलेंट क्या निकलेगा हमारा, R/N, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू R, और कितने रेजिस्टेंस है, 3 है, तो कितनी हो गई वैल्यू,
r/3। तो यहाँ r की वैल्यू रख दो, वो p बराबर क्या हो जाएगा, v² कितना हो जाएगा भाई, r/3। ये जो 3 है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर गुणा में, तो कितना हो जाएगा 3v²/r। ठीक है, अब ये देखो जरा, v² ये रहा r और v²/r ये रहा, तो v²/r की वैल्यू कितनी है, 3m है कि नहीं है ना, कितनी वैल्यू है 3m। तो यहां वैल्यू रख दो, p बराबर कितना हो गया, 3 × 3m यानी कि 9m, यानी कि जो पहले पावर थी उससे कितने गुणा हो गई, कितने कितने होगी भाई, वहां पे देखो आंसर क्या आया हमारा, 9m हमें पावर खपत होगी, है ना, कितनी खपत होगी पावर, 9m, है ना, कितनी, देखो अगर वो पूछता कितने गुना पावर बढ़ गई, कितने गुना, ध्यान रखना, ट्रिक समझना इसकी क्वेश्चन की क्या है, ये कह रहा कि शक्ति खपत कितना होगा, तो शक्ति खपत तो होगा 9m, ठीक है भाई। अगर वो पूछता कितने गुना ज्यादा शक्ति खपत होगा, तो इसका आंसर फिर 9m ना आता, इसका आंसर आता कितना m, 3m, कितना m, 3m, ठीक है, क्योंकि 3 और 3 गुणा हो गई कितना आता, 9 आता, है ना। तो ट्रिक यहां समझो कि अगर हमारे 3 बल्ब हैं और अगर श्रेणी क्रम में उनकी पावर कितनी खपत हो रही है, 3m खपत हो रही है, तो पैरेलल में कितनी खपत होगी, 9m, है ना। लेकिन अगर पूछता कितने गुना बढ़ गई, तो 3 गुना बढ़ गई, है ना, 9 गुना नहीं बढ़ी, कितने गुना बढ़ी, 3 गुना बढ़ी, ठीक है। और इसका सीधा सीधा तुम ऐसे भी निकाल सकते हो कि अगर ये देखो रेजिस्टेंस हमारे कितना है, 3R आ रहा, रेजिस्टेंस आ रहा नहीं आ रहा, 3R, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा, 3R, और इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा, R/3, है ना। तो कितना अंतर आ रहा, देखो जरा कितना अंतर आ रहा, कितने गुना रेजिस्टेंस कम हो रहा, 9 गुना रेजिस्टेंस कम हो रहा, नहीं हो रहा, है ना। जब 9 गुना रेजिस्टेंस कम हो रहा, तो तुम्हें बताया था स्क्वायर में बढ़ता है घटता है ना, तो इसका 9 का अंडर रूट कर दो, कितना आया, 3, तो यानी कि 3 गुना बढ़ गई, या फिर हमारा क्या आ गया, 9m आ गया, ठीक है भाई। जब तुम्हें बताया था ना कि अगर कोई हमारा वायर है उसे खींच के लंबा कर दो, अगर उसकी लंबाई डबल कर दी तो रेजिस्टेंस कितना होगा, स्क्वायर में बढ़ता था नहीं बढ़ता था, तो वहां भी इसी तरह की ये ट्रिक लग जाएगी, ठीक है भाई। तो ये भी ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि तार के जो इंसुलेशन होता है हमारा, जो तार के ऊपर जो कवर चढ़ा होता है पीवीसी का, है ना, उसकी मोटाई किसके मान पर निर्भर करती है ना, कि भाई वो कितना मोटा होगा, तो वो निर्भर करती है वोल्टेज के मान पर। कोई भी भाई करंट के मान पर मत लगा देना कि भाई ये तार हमारा करंट लेके जाता है, इसकी जो मोटाई वो करंट के मान पर निर्भर करती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या के मान पर निर्भर करती है, इंसुलेशन की मोटाई वोल्टेज के मान पर, ठीक है। और जो तार की मोटाई है, जो वायर कितना मोटा होगा, वो डिपेंड करती है किस पे, करंट पे भाई, ठीक है, वायर की मोटाई, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम घूम जाओगे तब आएगा सवाल, क्योंकि तुम सोचोगे भाई जो वायर है उसके ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ा है वो तो करंट को रोकने के लिए है ना, तो वो करंट के मान पे, उसकी के मान पे डिपेंड करता होगा, लेकिन वो डिपेंड करता है वोल्टेज के मान पर, है ना। और तार की जो मोटाई है वो डिपेंड करती है किस पर, वायर की जो मोटाई है वो डिपेंड करती है कहां पर, करंट पर। तो ये एक के साथ तुम्हें क्या मिल गए, 2 क्वेश्चन मिल गए, ठीक है। ये देखो जरा भाई क्वेश्चन क्या है, यदि किसी विद्युत प्रतिरोध की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। ये मैंने तुम्हें बताया था कि यदि किसी तार को खींचकर डबल कर दिया जाए, है ना, तो उसके प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अभी इससे शायद 2 क्वेश्चन पहले वाला क्वेश्चन था जब जिसे हम सोल्व कर रहे थे, है ना। तो प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ता है कि भाई अगर खींच के हमने लंबा कर दिया, उसे डबल कर दिया, तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, प्रतिरोधकता पूछ रहा है, ठीक है। तो इसे तुम जल्दी जल्दी में ऐसे ही करोगे कि अगर दुगुनी लंबाई कर दी तो उसका प्रतिरोधकता कितनी हो गई, 4 गुना हो गई। तो ये जो सोच रहे हैं कि भाई 4 गुना वाला सही आंसर है, तो वे तो है गलत, क्योंकि ये क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। क्यों, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या होती है, R बराबर रो L/A। ये जो रो है ये है प्रतिरोधकता, और ये डिपेंड करती है मटेरियल पे,
कि भाई हमारा जो रेजिस्टेंस है या जो हमारा तार है, वायर है, जो भी है जिसका हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं या रेजिस्टेंस की जिसकी बात कर रहे हैं, वो किस पदार्थ का बना हुआ है ना। अगर कोई हमारा कॉपर का तार है और उसका कोई कुछ रेजिस्टेंस है, अब उसे खींच के चाहे कितना लंबा कर दो, कितना छोटा कर दो, कितना मोटा कर दो, उसकी जो प्रतिरोधकता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है उन्होंने। इसमें यही ट्रिक है किसकी, कि भाई हमें ध्यान रखना है कि प्रतिरोधकता पदार्थ की होती है। अब उस पदार्थ को तुम कितना लंबा कर दो, मोटा छोटा कर दो, उस पर उसकी रेजिस्टेंस, उसकी प्रतिरोधकता पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। अगर वो रेजिस्टेंस पूछता तो हाँ वो तो चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ किसकी बात कर रहा है, वो प्रतिरोधकता की, जो कि लंबाई चेंज करने पर चेंज नहीं होती। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 किलो ओम 4 किलो ओम के दो हमारे रेजिस्टेंस हैं जिन्हें श्रेणी क्रम में कनेक्ट किया गया है, और इन दोनों को कहाँ से जोड़ा गया है, एक 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है। ये है भाई R1 बराबर 8 किलो ओम और R2 बराबर 4 किलो ओम, और ये 12 वोल्ट की बैटरी है। अब वो कह रहा है कि भाई इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, R2 में, यानी कि 4 किलो ओम के रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। इसके लिए एक फार्मूला है, या तो फार्मूला याद कर लो या एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा वो याद करना, ठीक है। अब फार्मूला क्या कहता है, वोल्टेज डिवाइडेड रूल है, वो ये कहता है V2 बराबर V, जिस रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे हैं वो ऊपर, और R1 प्लस R2, ठीक है। और ये क्या है, V टोटल वोल्टेज, क्या है ये भाई, टोटल वोल्टेज जो हमें दी हुई है, ठीक है। तो V2 बराबर, V की वैल्यू कितनी है 12, R2 कितना है ये 4, और R1 प्लस R2 यानी कि 8 प्लस 4 यानी कि 12 गुणा 4 बटे 8 और 4 12, तो 12 से 12 कट गया, कितना आ गया 4 वोल्ट V2, ठीक है भाई। और अगर वो R1 में पूछ लेता तो हम क्या करते, कुछ ना करते, V1 बराबर V R1 प्लस R2, ठीक है। V की वैल्यू कितनी है फिर 12 है, R1 की वैल्यू क्या है 8 है, और 8 प्लस 4, तो 12 गुणा 8 बटे 12, 12 से 12 कट गया, कितना आ गया V1 8 आ गया, क्या वोल्ट, ठीक है भाई। ये हो गया, ये तो है हमारा वोल्टेज डिवाइडेड रूल। ये भी आसान है बिल्कुल, चाहो तो इसे भी याद कर लो। और अगर शॉर्ट ट्रिक है तो देखो कैसे निकालनी है शॉर्ट ट्रिक। अब वो थोड़ा सा जब तुम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लोगे तो तुम्हें अपने आप आ जाएगी। देखो कैसे, ये कितनी वोल्ट है 12 वोल्ट, और ये कितने रेजिस्टेंस है 2, एक कितने का है 4 का, एक 8 का है। अगर 8 के 2 टुकड़े कर दूं, 4 और 4 और एक 4 ये रहा, तो कितने टुकड़े हो गए 1 2 3, 3 टुकड़े हो गए बराबर बराबर। अब इस 12 के भी बराबर 3 टुकड़े करना, कितने होंगे 4 4 और 4, यानी कि एक टुकड़े में कितनी वोल्ट आ रही है 4 वोल्ट आ रही है ना। और ये 2 टुकड़े हैं, इसमें कितनी वोल्ट आएगी 8। बिना सोल्व करे ये तुम्हें पता चल गया कि कैसे होगा। और एग्जाम में इससे करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर तुम्हें ये समझ में आ गया ना कैसे किया है मैंने ये, तो ये तो तुम देखते ही बता दोगे इस रेजिस्टेंस में इतनी वोल्टेज होगी भाई, ठीक है। तो ये फैक्टर करने वाला मेथड एक बार देखना जरूर। देखो एक क्वेश्चन ये है जिसमें तुम्हें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ना। अब तुम सोचोगे कि भाई ये किधर से सीरीज है किधर से पैरेलल है ना। यहाँ से इन दो पॉइंट के बीच हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसे इधर से सोल्व करना स्टार्ट करो, है ना। देखो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, यहाँ अगर करंट आई तो जो करंट इसमें रहेगी वही इसमें रहेगी, तो इसलिए ये दोनों रेजिस्टेंस काहे में हो गए, सीरीज में हो गए, है ना। तो ये R1 मान लो, और ये R2 मान लो, ये R3 मान लो, और ये R4 मान लो, ठीक है भाई। तो R1 और R2 किस में है, श्रेणी क्रम में। तो कितना हो गया इनका R इक्वलेंट 1 हो गया, 1 + 1 = 2, ठीक है। अब सर्किट कुछ ऐसा हो गया,
ये हो गया भाई कुछ सर्किट, है ना। R इक्वलेंट 1 बराबर 2 और ये R3 बराबर 1 और R4 बराबर 1। अब ये दोनों रेजिस्टेंस तुम्हें पता चल गया होगा ये काहे में है, पैरेलल में है ना। तो R इक्वलेंट 2 बराबर 2 गुणा 1 बटे 2 प्लस 1 यानी कि 2 बटे 3। ठीक है, अब इसे हटा दो, अब ये रह गया केवल एक, R इक्वलेंट 2 बराबर 2 बटे 3। अब ये काहे में आ गया, ये सीरीज में आ गया। तो R इक्वलेंट बराबर 2 बटे 3 प्लस 1। अब हमें क्या करना, इसे सीधा सीधा जोड़ दो, है ना, 5 बटे 3 ओम आंसर। ठीक है, कैसे कि भाई ये तो हमारे काहे में आ गया, सीरीज में आ गया, नहीं आ गया, है ना। तो इसलिए 1 और जो यहाँ आया था हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था 2 बटे 3, वो सीधा हमारा जुड़ गया और आंसर कितना आया भाई 5 बटे 3 हमारा आंसर आ गया। देखो भाई आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये भी एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका प्रतिरोध ताप गुणांक निगेटिव होगा, है ना। 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, कांसा, तांबा, कार्बन और एल्यूमिनियम। अब ये देखो तांबा, एल्यूमिनियम और कांसा ये क्या है, हमारे कंडक्टर हैं। और कंडक्टर का ताप गुणांक क्या होता है भाई, कंडक्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या बताया था मैंने एक दिन, है ना। प्रतिरोध ताप गुणांक क्या बताया था, पॉजिटिव। तो यहां हमारा केवल एक ही बचा, कार्बन, जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, सी है। तो ध्यान रखना जो हमारा कार्बन है उसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, निगेटिव होता है। और अगर जिसे ये नहीं पता कि ये क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई हमारी धातु है और उसे हम गर्म कर रहे हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ रहा है या घट रहा है। जिस धातु को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध भी बढ़े, यानी कि हम उसका ताप बढ़ा रहे हैं और उसका प्रतिरोध भी बढ़ रहा है, तो उसका ताप गुणांक होता है पॉजिटिव। और अगर कोई ऐसी धातु है जिसे हम गर्म कर रहे हैं और उसका प्रतिरोध कम हो रहा है, यानी कि ताप तो बढ़ा रहे हैं लेकिन प्रतिरोध कम हो रहा है, तो उसका ताप गुणांक होता है क्या, निगेटिव। ठीक है भाई। तो जो हमारी धातुएं होती हैं उनका तो ताप गुणांक, यानी कि जो कंडक्टर होते हैं उनका ताप गुणांक होता है पॉजिटिव। उनका ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। लेकिन जो इंसुलेटर और जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनका ताप गुणांक क्या होता है, निगेटिव होता है ना। ये कार्बन हमारा क्या है, ये अपवाद है। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने रखा क्योंकि ये क्या है, अपवाद है। ये इसका ताप गुणांक क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आज का जो लेक्चर है वो तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन भले ही 10 थे आज, लेकिन वो कैसे थे, सब एक से बढ़ के एक क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आई होप आपने बहुत इंजॉय किया होगा, समझ में भी आया होगा। जहां समझ में नहीं आया होगा वहां मुझे कमेंट करना, ठीक है। और वीडियो को पूरी देखने की कोशिश किया करो, ठीक है। थैंक यू।